नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगा। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का हरियाणा दौरा आज है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे पंचकुला पहुंचेंगे सीएम धामी। देर शाम देहरादून वापस आएंगे सीएम धामी। तो सीएम धामी का आज हरियाणा दौरा है। 12 बजे पंचकुला पहुंचेंगे सीएम धामी। नवनियुक्त मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आज हरियाणा में सीएम सैनी दोबारा से सीएम पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने पहुंच रहे। सीएम धामी का हरियाणा दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आज हरियाणा पहुंचेंगे। 12 बजे पंचकुला पहुंचेंगे सीएम धामी। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ यूपी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का पैनल संसदीय बोर्ड को भेजा है। पूर्व विधायक आशा नौटियाल, भाजपा नेता कुलदीप रावत, पार्टी के नेता कर्नल अजय कोटियाल और पूर्व विधायक दिवंगत शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत का नाम पैनल में भेजा गया है। बीजेपी ने पैनल में आए नामों पर क्षेत्रीय, सामाजिक और संगठनात्मक पहलुओं को लेकर विचार किया है। प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस का सर्वे पूरा हुआ है और वहीं पर्यवेक्षक उपचुनाव को लेकर दौरा करेंगे। तो उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रत्याशियों का अपना पैनल भी चुन लिया है। संसदीय बोर्ड को प्रत्याशियों का पैनल भेज दिया गया है। प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस का सर्वे भी दूसरी तरफ पूरा कर लिया गया है। तो लगातार उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। उपचुनाव में चाहे वो मैंगलोर की हो या फिर बद्रीनाथ की, दोनों ही जगह पर कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासत भी तेज है। दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। तो केदारनाथ यूपी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का पैनल भी संसदीय बोर्ड को भेज दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से सर्वे को पूरा कर लिया गया है। प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस का सर्वे पूरा हो गया है। केदारनाथ उपचुनाव की होड़ लगातार जारी है। हालांकि इस बार किसको जीत मिलेगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, उपचुनाव को लेकर दोनों ही तरफ से पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए पूरी जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज यहां पर हो चुकी है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही अपने अपने चुनावी रणनीति के तहत आगे बढ़ने का काम यहां पर कर रहे हैं। चाहे पार्टी में सर्वे का काम हो, प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया हो या फिर चुनावी रणनीति हो जिसके तहत जनता के वोट प्राप्त किए जाने हैं, पार्टी को, संगठन को जनता के बीच ले जाकर अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है, उन सब चीजों को लेकर सियासी दल अपनी कमर कर चुके हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही ये समझा जा सकता है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया यहां पर होगी और 23 नवंबर को मतगणना यहां पर होगी। लेकिन उससे पहले कह सकते हैं कि 22 अक्टूबर से जो चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी उसको लेकर सभी दल अपनी चिंता और मनन स्थिति में यहां पर लगे हुए हैं ताकि जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण किया जा सके और जिताऊ प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारकर अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। ये कहा जा सकता है कि केदारनाथ सीट पर अभी तक की जो चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर रही है, जो चुनाव यहाँ पर हुए हैं उसमें कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को यहाँ पर जीत यहाँ पर मिली है। 3 बार बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीते, चाहे 2007 का हो, 2017 का हो या 2022 का चुनाव हो, बीजेपी के खाते में सीट यहाँ पर गई है। 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर जीते और अभी तक की स्थिति में कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ही इस उपचुनाव में आमने सामने का मुकाबला उनके बीच में नजर आ पा रहा है। बिल्कुल अभय, बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का पैनल भी संसदीय बोर्ड को भेज दिया। इस पैनल में किस किस का नाम शामिल है? ये कह सकते हैं कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का जो जनपद स्तरीय जो मंडल होता है उनकी तरफ से 9 नामों का एक पैनल पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को यहां पर भेजने का काम किया गया था, जिस पर पार्टी ने क्षेत्रीय, सामाजिक या फिर दूसरे समीकरण, संगठन के जो समीकरण होते हैं उन समीकरणों के आधार पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करना शुरू किया था और 6 नामों को अंत में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजने का काम प्रदेश नेतृत्व की तरफ से किया गया। इन 6 नामों की अगर हम बात करते हैं तो 6 नामों में सबसे बड़ा
नाम पूर्व विधायक आशा नौटियाल का है, जो वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा भी हैं और उनका अपना एक गढ़ वहां पर रहा है। कर्नल अजय कोठियाल जो आम आदमी पार्टी छोड़कर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी में इस समय वरिष्ठ नेता के पद पर वो काम यहाँ पर कर रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। केदारनाथ क्षेत्र में भी उनका एक गढ़ माना जाता है, क्योंकि केदारनाथ आपदा के बाद जो जून 2013 की जो आपदा आई थी उसके बाद जिस प्रकार से उस क्षेत्र में पुनर्निर्माण के काम यहाँ पर किए गए थे, क्योंकि उस समय कर्नल कोठियाल नीम के प्रिंसिपल हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में पुनर्निर्माण के काम वहां पर हुए थे और जिस प्रकार से उन्होंने केदार घाटी को समझा, ऐसे में उनकी दावेदारी भी यहाँ पर मजबूत रूप से मानी जा रही है। इसके अलावा जो दिवंगत विधायक रही है शैला रानी रावत, उनकी जो बड़ी बेटी है ऐश्वर्या रावत, उनका नाम भी पार्टी की तरफ से हाईकमान को यहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि जनता की ज्यादातर लोगों की सिंपैथी अभी भी उनके साथ में ऐसे में है, क्योंकि वो क्षेत्रीय विधायक वहां पर रही है और जिस प्रकार से आकस्मिक उनका निधन हुआ है तो फिर उनके साथ सिंपैथी यहाँ पर है, यानी संवेदनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो राज्य मंत्री रहे हैं चंद्र प्रसाद भट्ट, उनका नाम वहां पर भेजा गया है और जो पूर्व में ये कह सकता है कि बीजेपी के जो बागी प्रत्याशी रहे हैं कुलदीप रावत, उनका नाम भी पार्टी ने इस अपने केंद्रीय पैनल को यहाँ पर भेजा है और कोशिश करी है कि जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो अपना नाम तय यहाँ पर करेगा वो जिताऊ प्रत्याशी का नाम उनकी तरफ से चयन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जबकि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए चुनौती इस रूप में है कि एक तो परंपरागत सीट ये उनकी रही है और ऐसे में पुनः उनको जीतना, जब इस समय पूरे प्रदेश पे कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले जो 2 उपचुनाव यहाँ पर हुए थे बद्रीनाथ का और मंगलौर विधानसभा का, उसमें विपक्षी पार्टी को बड़ी जीत यहाँ पर मिली थी। ऐसे में बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव जीतना बहुत जरूरी यहाँ पर है, इसलिए बीजेपी ज्यादा मंथन यहाँ पर करती नजर आ रही है। बिल्कुल। अब है जिस तरीके से कांग्रेस का भी सर्वे पूरा हो गया है, ऐसे में क्या कुछ उनके सर्वे से कौन सी कुछ खुलासा रिपोर्ट सामने आए, उनके सर्वे की रिपोर्ट? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना एक सर्वे वहां पर कराया है, यानी कांग्रेस भी चाहती है कि केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को बद्रीनाथ और मंगलौर के तौर पर जीतने का काम यहां पर किया जाए। उसके लिए पार्टी ने पिछले दिनों केदारनाथ की पैदल यात्रा निकालने का काम यहां पर किया था, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल यहां पर हुए थे। केदारनाथ की जनता और केदारनाथ के जो विभिन्न इशू हैं, जिनको ये कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी प्रमुख हथियार के रूप में उठाने का काम कर रही है, उन इशुओं के आधार पर ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है जो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो, यानी जीतने में भी सक्षम हो और जीतने के बाद किसी भी प्रकार से किसी भी प्रलोभन में, दूसरे दलों के प्रलोभन में वहां पर ना आए, क्योंकि 2016 की घटना कांग्रेस के लिए बड़ी दुखदायी वहां पर रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वे प्रत्याशियों को लेकर कर दिया। पार्टी के जो पर्यवेक्षक हैं, जो 4 बड़े नेताओं को यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाने का काम यहाँ पर किया गया था, जिसमें आप कह सकते हैं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका यहाँ पर दी गई है। जो डिप्टी सीएलपी है भुवन कापड़ी खटीमा से विधायक है, उनको यहाँ पर ऑब्जर्वर बनाया गया है। इनके साथ साथ आपके कह सकते हैं कि जो बद्रीनाथ के जो नवनिर्वाचित विधायक है लखपत बुटोला, उन्हें भी यहाँ पर पर्यवेक्षक की भूमिका दी गई है और हरिद्वार के झबरेड़ा से जो विधायक है वीरेंद्र जाति, उन्हें यहाँ पर्यवेक्षक बनाने का काम किया गया है। जल्द ही उनकी तरफ से केदार घाटी का दौरा वहां पर किया जाएगा, जनता से बातचीत की जाएगी, पार्टी के जो सीनियर नेता वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत की जाएगी और प्रत्याशियों के नामों को लेकर बातचीत वहां पर होगी और एक पैनल बनाने का काम कांग्रेस की तरफ से भी किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ उसमें 22 अक्टूबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी और 29 अक्टूबर ये कह सकते हैं कि नामांकन की आखिरी तिथि यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो इसलिए पार्टी चाहती है कि पहले से ही हर प्रक्रिया को यहाँ पर पूर्ण किया जाए, जनता की सहमति से, पार्टी कार्यकर्ताओं की सहमति से ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाए जो जिताऊ हो और पार्टी को बड़ी जीत यहाँ पर दिला सकता है। बिल्कुल, पूरा सर्वे मंगलौर और बद्रीनाथ चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का भी हौसला बुलंद है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती भरा ये केदारनाथ उपचुनाव हो सकता है। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों अब चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। केदारनाथ की सियासी जंग दिलचस्प होने जा रही है, ये तय है। तभी तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अब तैयारी तेज होने लगी है। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से केदारनाथ सीट खाली हुई। ऐसे में बीजेपी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी है और उसे अपनी सीट को फिर से जिताना भी है। बद्रीनाथ और मंगलौर में हुई विधानसभा चुनाव में हार
बीजेपी के लिए एक बड़ी सिरदर्द साबित हुई। ऐसे में इस बार केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को हर हालत में चुनाव जीतना होगा। चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। दावेदारों की बहुत लंबी लिस्ट है और ऐसे में एक चेहरे पर दाव लगाना है। राजनीतिक मंथन और चिंतन दोनों दल में जारी है। बीजेपी के पास दिवंगत विधायक शीला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत है, जिनके पास मां की विरासत और उन्हीं के साथ सिंपैथी वोट भी। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक आशा नोटियाल, जिनके पास अपना वोट बैंक है और क्षेत्र में मजबूत चेहरा भी। तीसरे नंबर पर कुलदीप रावत, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे, यानी सबसे मजबूत चेहरा। वहीं राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट भी दावेदारों की लिस्ट में अपना नाम लिखवा चुके हैं। इसी तरह कांग्रेस खेमे का जिक्र करें तो पूर्व विधायक मनोज रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोत्याल का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। इसीलिए सियासी दल दावेदारों में जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है। 1-2 दिन में प्रत्याशी का पैनल केंद्र को भेज दिया जाएगा। जो भी प्रत्याशी होगा सब मिलकर उसे चुनाव जितवाएंगे। देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है। हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषणा होती है। उसी पद्धति का आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी जोश में है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 2 उपचुनाव जीतकर कांग्रेस ने प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार उपचुनाव हारी। ऐसे में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ केदारनाथ विधानसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसे कहने का अधिकार है, लेकिन केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से सरकार 4 धाम यात्रा को संचालित करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और केदारनाथ धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का कार्य जो है सरकार ने किया, सोने का प्रकरण वहाँ पर है, ये तमाम मुद्दे हैं और इसके अतिरिक्त महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था है। तो ये तमाम विषय हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के हम लगातार लोगों से जनसंवाद भी कर रहे हैं और केदारनाथ के लोगों का जो रुझान मुझे लगा है वो इस उपचुनाव में निश्चित रूप से सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। केदारनाथ चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी जहां केदारनाथ सीट को खुद की सीट बताते हुए जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव में पार्टी ने रणनीति के तहत मुद्दों को उठाया, उसी तरह से केदारनाथ सीट में भी कांग्रेस जीतेगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में नतीजा किसके पक्ष में आता है। खैर, जो भी हो, इस चुनाव के नतीजे देश की सियासत पर भी असर डालेंगे, क्योंकि मसला केदारनाथ का है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 24 साल पूरे होने वाले हैं और 25वीं रजत जयंती के शुभारंभ के रूप में इस साल राज्य स्थापना दिवस को भव्यता से मनाए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सभी अधिकारियों के साथ राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप इस साल राज्य स्थापना दिवस का विशेष रूप से भव्य आयोजन किया जाना है। 3 साल के फिगर्स देखे 2022, 23 और 24 के, तो आपको निश्चित तौर पे 2024 में मर्डर में कमी आई है, डकैती में कमी आई, जो हमारे टॉप 4 क्राइम होते हैं। तो आप क्राइम का एनालिसिस करें, क्राइम फिगर्स का एनालिसिस करें। हम लोग जो हीनियस क्राइम्स होते हैं आज शरद पूर्णिमा का स्नान है। इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से गंगा स्नान का पुण्य की लालसा और मोक्ष की कामना के लिए श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। शरद पूर्णिमा स्नान पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है और यह माना जाता है कि इसी के साथ सर्दी का मौसम भी शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा स्नान के लिए
सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। वैसे भी इस समय हरिद्वार में गंगा बंदी चल रही है और इस वजह से हर की पौड़ी पर गंगा में जल बहुत कम है। गंगा में जल भले ही कम हो मगर श्रद्धालुओं की श्रद्धा गंगा जल की कम मात्रा पर भारी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा जो अपने अश्विन मास की पूर्णमासी है, इसको शरद पूर्णिमा कहलाते हैं। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन तो चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। जिन लोगों को भी मन से संबंधित किसी प्रकार के विकार हो, हमारे शरीर में सबसे अधिक जल है, जल संबंधी कोई तत्व परेशान कर रहा हो, शरीर के अंदर व्याधि हो, लोगों के मन में पति पत्नी के बीच में, परिवारजनों के बीच में या अपने व्यापारिक गतिविधियों के बीच में लोगों से मनमुटाव जिन लोगों का रहता हो, उन लोगों के लिए आज का उपवास करने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देके खीर बनाकर चंद्रमा की किरणें उसमें डालने के बाद भगवान शिव को भोग लगा के जो अर्पण करके भोजन कर ले, आप ये समझ लीजिए चंद्रमा का किसी भी प्रकार का दोष उसका समाप्त हो जाता है और लोगों के बीच में उसकी ख्याति इतनी बढ़ जाती है कि जैसे चंद्रमा बढ़ता है तिल तिल करके, ऐसे ही व्यक्ति का सम्मान बढ़ने लगता है। आज के दिन एक विशेष बात और है, आज के दिन लक्ष्मी जी इस धरती पे चंद्रमा की किरणों में विराजती हैं। जो ध्यान करती हैं कि जो आज लक्ष्मी जी का ध्यान कर रहा है, जो लक्ष्मी जी का पूजन कर रहा है, उन लोगों को लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त होती है। इसलिए आज की रात्रि में विशेष पवित्रता का ध्यान रख के जो स्त्री या पुरुष उपवास करते हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात जो आज चंद्रमा को खीर, भगवान शिव को खीर अर्पण करने के पश्चात भोजन करते हैं, लक्ष्मी की कृपा भी उनको प्राप्त होती है। और लक्ष्मी की कृपा के बगैर व्यक्ति को न तो रूप मिलता है, न सौंदर्य मिलता है, न सम्मान मिलता है, न धन मिलता है और न आरोग्यता मिलती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। विकास, शरद पूर्णिमा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और आज गंगा स्नान है, ऐसे में क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ माहौल? देखिए, आज शरद पूर्णिमा का स्नान है और ऐसा माना जाता है कि आज के बाद से ही सर्दियों का प्रारंभ हो जाता है। और वहीं अगर जानकारों की, पंडितों की माने, ज्योतिषकारों की माने तो आज के जो स्नान है वो उसका जो पुण्य है वो अपने आप में कई जो हवन है, पूजन है, वो कई गुना यहाँ पर आज स्नान के बाद बढ़ जाता है। हालांकि इन दिनों जिस तरह से गंगा बंदी यहाँ पर चल रही है साफ सफाई के लिए, और उसके चलते हर की पौड़ी जो है क्षेत्र है वहां पर पानी हालांकि कम है, लेकिन उसके बावजूद आज का जो शरद पूर्णिमा का स्नान है उस पर लोगों की भीड़ यहाँ पर देखते ही बनती है। लोगों की श्रद्धा पानी कम होने के बावजूद यहाँ पर काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली सुबह तड़के सुबह 4 बजे से ही लोग यहाँ पर हल्की पड़ी और अन्य जो घाट है वहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए थे और पूजन के साथ साथ यहाँ पर स्नान भी कर रहे थे। कहा जा सकता है कि जो आस्था है वो कहीं ना कहीं जल, हालांकि जल यहाँ पर कम है लेकिन उस पर भारी पड़ता है यहाँ पर दिखाई दे रहा था। लोग गंगा के बीच में जहाँ पर पानी है वहां पर जाके स्नान यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे थे। और वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का स्नान है और इसको लेकर यातायात व्यवस्था भी पुलिस के माध्यम से यहाँ पर की गई है। जितने भी वाहन जो भारी वाहन है उनको शहर क्षेत्र में यहाँ पर अभी शाम तक के लिए, जब तक स्नान चलता है तब तक आज करीबन 8 बजे तक यहाँ पर उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। तभी शहर के जो आउटर पार्किंग है वहां पर उनको पार्क करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी हल्की टोड़ी पर चौकियां हैं और सीसी कैमरे हैं सभी पर 4-4 व्यवस्था के करके उन पर नजर बनाई हुई है पुलिस। बिल्कुल विकास, गंगा स्नान के कई महत्व है, ऐसे में मान्यता ये भी है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है इस दिन गंगा स्नान करने से, क्या कुछ और मान्यता? ऐसा माना जाता है कि आज जिस तरह से सुपर मून भी कहा जाता है, अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो सुपर, और अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें कि आज लोगों को ये मानना है कि आज रात जिस तरह से जो बीती रात है उसमें जो चंद्रमा है वो अपने पूरी 16 कलाओं में यानी कि पूरे यहाँ पर दिखाई देता है। और जो एक विशेष अगर हम बात करें अमृत धारा की, वो यहाँ पर बरसती है और लोगों की मानना है कि अब जो जिस तरह से यहाँ से अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो इसके जो खुले आसमान के नीचे खीर को वो रखते हैं ताकि उसकी अमृत की कुछ बूंदे वहाँ उन खीर में पड़कर उसको प्रसाद के रूप में पूरा परिवार यहाँ पर खाता है।
और वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से हर की पैड़ी पर पूजन ध्यान करने से कई मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो कई जो उनके पाप हैं वो धोले जा सकते हैं। बिल्कुल विकास, ऐसे में कई मान्यता है और लोगों की श्रद्धा के साथ साथ वो आज गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आज शरद पूर्णिमा पर स्नान करने का बड़ा महत्व है। इससे घर में सुख शांति, ग्रह क्लेश और ढेर सारी जो शांति मिलती है वो गंगा स्नान के बाद मिलती है। यहाँ पर आने से लोग तरह तरह की अपनी मन की इच्छा को लेकर आते हैं और सब लोगों की इच्छा यहाँ पे आके पूरी होती है। पानी कम है, कुछ समस्या है पानी की भी, तो समस्या तो है ही है जी, कम पानी है तो पानी तो कम है। मैं मानती हूँ ऐसे कि लाभ ऐसे कुछ नहीं, लेकिन मेरी श्रद्धा है गंगा जी पे, इसके लिए वो तो हो ही जाएगी गंगा मैया की कृपा से। वहीं उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्र मसूरी में कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति द्वारा चाय में थूक कर उसे बेचने का मामला सामने आया, जिसके बाद से सरकार लगातार इस तरह के थूक जिहाद पर कड़े रुख का इख्तियार करते हुए नजर आ रही है। इस बात पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ के नागरिक शुद्ध और सौम्य व्यवहार के हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह की अमानवीय कृत्य कर दूषित मानसिकता दर्शाता है तो चाहे वह अन्य प्रदेश से आया हो, उसको इसकी कीमत दी जाएगी और किसी कीमत पर ये चीजें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसको कुछ लोग धार्मिक आधार पर भी देख रहे हैं, लेकिन मैं इसे मानवीय आधार पर देख रहा हूं। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो इसको बहुत दुखद भी मानता हूं और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या ये नेटवर्क काम कर रहा है, क्या कोई व्यक्तिगत इस रूप में काम कर रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूं कि ये प्रवृत्ति किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं की जा सकती। लोग इसे जाति धर्म के आधार पे देखते हैं, मैं तो इसे मानवीय आधार पे भी देख रहा हूं। क्योंकि नोएडा में एक घटना सुनी कि वहां पे कोई एक व्यक्ति यूरिन लेके खाद्य पदार्थ में डाल रहा है, खाना बना रहा है तो उसमें रोटी में थूक डालने का काम कर रहा है। मसूरी में घटना हुई तो चाय में थूक डाल के उसे बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आखिर ये हमारी देवभूमि से स्वीकार नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे इस प्रकार का थूक जिहाद हो, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हम लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के जो लोग हैं, उनकी सोच बहुत साफ सुथरी है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का हेलीकॉप्टर मुनस्यारी तहसील मुख्यालय पहुंचा। आपको बता दें कि कल मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। मिलम की ओर जाते वक्त खराब मौसम के चलते रालम में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। वहीं आज मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर गया हेलीकॉप्टर सुरक्षित मुनस्यारी तहसील मुख्यालय पहुंच गया है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इसके जरिए उन्होंने अशासकीय कॉलेजों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अशासकीय महाविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस संबंध में 16 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थान डीएवी, डीबीएस और एमकेपी समेत सभी अशासकीय महाविद्यालयों में साल 2019 से नियुक्तियों पर पाबंदी है। सरकार की ओर से समय पर अनुदान जारी करने में देरी के कारण कभी कभी शिक्षकों और कर्मचारियों को 4-4 महीने तक वेतन नहीं मिलता। डीएवी में कुल 183 स्वीकृत पदों में से 56 पद शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जबकि एमकेपी में कुल 63 पदों में से 49 पद खाली हैं। कई संकायों में शिक्षक न होने के कारण बच्चों को एंट्री नहीं मिल पा रही। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।